नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में हमारे तमाम रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर पहुंचकर खबरों की बारीकी से पड़ताल करते हैं और उसके बाद वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे। कब करेंगे प्रधानमंत्री ये दौरा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। तीसरी बार सांसद बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अब उनका वाराणसी जाने का कार्यक्रम तय हुआ। नरेंद्र मोदी 8 जून को 2 दिवस दौरे पर वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान वह वाराणसी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करेंगे, वहां पर दर्शन करेंगे और उसके बाद में 50,000 किसानों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थलों का दौरा करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी पहुंचेंगे और जो भी उनके कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए जनता को तीसरी बार सांसद बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कैमरामैन रमन शंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जवाब दाखिल करने के लिए 8 दिनों का समय दिया है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई कब होगी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। को लेकर के लगातार कहीं न कहीं जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि 1500 जो 63 बच्चे हैं उनकी परीक्षा दोबारा कराई जाए, लेकिन उन बच्चों का विरोध है कि आखिरकार परीक्षा क्यों कराई जा रही है। कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो पेपर लीक हुआ था उसमें कौन साजिश है, उसके आदेश भी दिए गए। एनटीए की बात करें तो एनटीए लगातार अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि जो बच्चों का भविष्य था वो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, लेकिन उसकी जांच भी हो रही है। वहीं 1563 बच्चों की परीक्षा दोबारा करने की जब कहा गया तो बच्चों ने दिल्ली के जनता मंदिर में आकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि जो परीक्षा है वो रद्द नहीं होंगी, क्योंकि जो भविष्य जो बच्चे पास हुए, जो अंक हैं और उन बच्चों का जो परीक्षा होनी है जिन बच्चों के अंक कम आए हैं वो दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। दिल्ली में पानी की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही, जिसमें सरकारों के बीच ठनी हुई है। इस ठनाठनी के बीच में दिल्ली की जनता कैसे पानी की किल्लत से जूझ रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। लगातार कहीं न कहीं पानी को लेकर घमासान है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले चाहे बीजेपी की बात कर ले, लेकिन दिल्ली के अंदर जल संकट बराबर लगा हुआ है। कई स्तर पर यह बैठक भी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार से कहा कि आखिरकार दिल्ली वासियों को गर्मियों में पानी क्यों नहीं मिलता। जब इसकी जांच गई, कई बार देखा गया कि कई जगह सिविल लाइन जो है वो लीकेज है, वहाँ पर पानी काफी निकलता रहता है, उसकी मरम्मत नहीं हुई। उसका सवाल खड़ा किया आखिरकार केंद्र सरकार ने वो पैसा नहीं दिया, लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आखिरकार जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है। जो अभी तक जो सप्लाई थे पाइप जो 10-10 साल से लगातार वो पाइप साफ नहीं हुए, ऐसे में दिल्ली सरकार उसके क्यों नहीं मरम्मत कराती। दोष सरकार को किया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जो हरियाणा से पानी आ रहा है, जो पंजाब से पानी आता है, हिमाचल से पानी आता है, तो कहीं ना कहीं चोरी का मामला भी सामने आया है। बताया है कि चोरी के टैंकर यानी कि रास्ते में ही आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद के टैंकर हैं जो चोरी करके पानी को ब्लैक में बेचते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिरकार उन पर कार्रवाई कौन करेगा। दिल्ली से अजय चौहान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियम पाठक। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि ये बैठक जो है वो कल गोरखपुर में होगी, जिसमें जो परिणाम आए हैं उनको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान संघ और संगठन के बीच नाराजगी देखने को मिली थी, उस लहजे से कल होने वाली ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं लोग इसको विशेष तौर पर तरजीह दे रहे हैं। कल जो ये मुलाकात होगी, माना जा रहा है कि पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद में ये बैठक होगी, जिसमें गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। यूपी में जो खराब चुनावी नतीजे हैं उसको लेकर
दोनों के बीच में चर्चा हो सकती है और इसमें माना जा रहा है कि आगे के चुनाव में किस तरीके से संघ, संगठन और सरकार मिलकर चुनाव लड़ेगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संघ नेता इंद्रेश ने बीजेपी को लेकर इससे पहले बड़े बयान दिए थे और कहीं ना कहीं वो काफी चर्चा का विषय भी बने थे। तो अब उस संघ की नाराजगी को दूर करने को लेकर कह सकते हैं कि कल की ये मुलाकात जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। यूपी में लोकसभा चुनावों के बाद अब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। सियासी गहमा गहमी के बीच अब खबर यह भी है कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कुछ सीटों की मांग कर सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल पाठक। कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन जारी रहेगा या फिर तलाक होगा, इसे लेकर जो है वो टेंशन शुरू हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटें खाली हुई हैं, जिस पर 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसे भी समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी दी। कांग्रेस खेमे में चर्चा है कि कांग्रेस कम से कम 2 सीटों पर दावा ठोक सकती है। तर्क दिया जा रहा है कि 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था, जिसमें कांग्रेस को गठबंधन में 105 सीटें मिली हुई थी। उन्हीं सीटों में से एक गाजियाबाद की सीट है, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है। फिलहाल अभी देखना होगा कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा में क्या निर्णय होता है। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कौन होंगे वो प्रत्याशी, बता रहे हैं संवाददाता अभय कैतुरा। 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गए हैं। बीजेपी की तरफ से इन दोनों ही सीटों पर 2 ऐसे नेताओं को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारने का काम किया गया, जिसको लेकर अब हर तरफ चर्चा होने लगी है। बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को चुनाव मैदान में उतारा, टिकट यहाँ पर दिया है, जबकि 2 महीने पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। जबकि मंगलौर सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा, जो कभी हरियाणा में कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बसपा के प्रत्याशी हुआ करते थे। यहाँ पर पहली बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये समझा जा सकता है कि मंगलौर सीट पर जो चुनावी मुकाबला अब त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बद्रीनाथ सीट पर सीधे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है। लेकिन दिलचस्प इसलिए भी चुनावी रण इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। यहाँ पर पर्यवेक्षक जनता और पार्टी का कटोनी और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों सीटों पर सियासी सरगर्मियां तेज हुई है, ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों ही सीटों पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। देहरादून से लेकर दिल्ली तक सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है और ये कहा जा सकता है कि चुनावी परिणाम कुछ भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां वो इन दोनों के बीच घूमती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट से पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैतुरा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और बसपा ने तो अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब भी पर्यवेक्षकों के सहारे, पर्यवेक्षकों के जरिए मंथन कर जनता की आमशुमारी और पार्टी कार्यकर्ताओं की आमशुमारी के साथ ही प्रत्याशियों का चयन करना चाहती है। पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए बद्रीनाथ विधानसभा के लिए भी और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी। ये ऑब्जर्वर जल्द ही दोनों विधानसभाओं में जाने का काम करेंगे। पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी नब्ज टटोलेंगे और जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवेदन किए हैं प्रत्याशी बनने के लिए, उनके आवेदनों को परखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहाँ पर कर सकती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जो धीमी रफ्तार है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इस समय सबसे बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। इसी दिन धीमी रफ्तार के चलते लोकसभा चुनाव में भी पराजय मिली थी और आने वाले इस उपचुनाव में भी पार्टी का धीमी रफ्तार उनके लिए चिंता का बड़ा विषय बन सकता है। ऐसे में कांग्रेस को और तेज गति से प्रचार प्रसार करना होगा और जो निर्णय है वो निर्णय यहाँ पर लेने होंगे ताकि पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित रह सके। कैमरामैन नसमिया के साथ अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में इस समय सियासी सरगर्मियां तेज हैं।
क्योंकि खबर है कि कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किशोरी लाल मीणा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। क्या है खबर की पूरी सच्चाई, बता रही हमारी संवाददाता स्नेह। राजस्थान में इस समय सियासी मुद्दों की बात करें तो इस समय किशोरी लाल जो मीणा है उसकी काफी चर्चा देखने को मिल रही है। दरअसल अगर इस विषय पर हम विस्तार से समझे तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है एक सभा के दौरान किशोरी लाल मीणा ने जनसभा में यह ऐलान करा था कि यदि दौसा सीट से अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो वो अपने मंत्री पद से जो है इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद जो है लोकसभा चुनाव के जो नतीजे वो हम सबके सामने हैं। दौसा की सीट से जो है कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी, वो भी काफी भारी मतों के साथ। इसके बाद से ही जो विपक्ष की जो पार्टी है वो निशाना साध रही है भाजपा पे और किशोरी लाल मीणा पे। लगातार जो है एक पोस्ट किया जा रहा है कि किशोरी लाल मीणा जो है वो इस्तीफा कब ले रहे हैं। इस पर अगर बात करें तो इस समय जो किशोरी लाल मीणा की अगर हम बात करें तो इस समय उन्होंने सरकारी कामों से भी दूरी बनाई हुई है और हम बात करें उन्होंने सरकारी गाड़ी का भी जो इस्तेमाल है वो ना के बराबर कर रहे हैं और जो सरकारी जो उनके काम हैं, क्योंकि वो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, रहे हैं अभी मतलब कि है राजस्थान में, उनसे भी जो कार्य से उन्होंने दूरी बना रखी है। अब उन्होंने जो है इस विषय पर अभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, क्योंकि अभी तक इस मुद्दे पर जो है किशोरी लाल मीणा ने अपना जो है ना तो स्पष्ट जो बयान है वो मीडिया के सामने नहीं रखा है। लेकिन अगर हम बात करें तो 2 या 3 दिनों में जो है इसकी स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि किशोरी लाल मीणा इस पद से इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे। कैमरामैन मनीष के साथ मैं स्नेहा, इंडिया वॉइस, राजस्थान। अल्मोड़ा के जंगलों में फिर लगी आग और लाख कोशिशों के बावजूद भी उत्तराखंड में जंगल में लगी आग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या होगा प्रशासन का अगला कदम, बता रहे हैं संवाददाता तुषार गुप्ता। ये समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से बृहस्पतिवार को वनकर्मी जले हैं और जिसके तहत उनकी 4 लोगों की मौत हुई है और साथ साथ जो 4 वनकर्मी थे उन्हें एम्स दिल्ली अब रेफर कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से उन्हें दिल्ली एम्स रेफर करके उनके जो बेहतर इलाज है उसके तहत ये फैसला लिया है। और वहीं अगर बात की जाए जो मृतक है उनके लिए 10-10 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो सरकार ने दिया है। इसके तहत जो उनके परिजन होंगे उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर बनाने की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान सख्त नजर आए। उन्होंने करीब 3 बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया है इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि इसमें 4 लोगों की मौत और साथ साथ जो 4 वनकर्मी थे वो पूरी तरह से झुलस चुके हैं। एक की जो अगर वनकर्मी की बात की जाए अभी भी स्थिति गंभीर है क्योंकि 90% वो जल चुका है। ऐसे में वन विभाग पर साफ तौर पर जो इंतजाम के साथ साथ कहा जा सकता है कि लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि 1.5 महीने से जो कुमाऊं का क्षेत्र है वो जलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद अब भारतीय सेना का जो मदद है वो ली गई है। MI-17 की मदद से जो अग्नि वाले क्षेत्र है वहां पर MI की हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। और इसी के तहत अब देखने वाली बात होगी कि जो फायर सीजन चल रहा है जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 1600 अधिक हेक्टेयर से अधिक जो जंगल है वो जलकर राख हो चुका है, 1000 से अधिक जो घटनाएं हैं सामने आ चुकी है। तो ऐसे में अब सरकार नींद से जागेगी, जो प्रशासन है वो सख्ती से कार्य करेगा, ये देखने वाली बात होगी। पैनल शारदीवाल के साथ में तुषार गुप्ता। मथुरा के कथावाचक प्रदीप मिश्रा राधा रानी और ब्रजवासियों पर टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। श्री राधा रानी जी पर गलत टिप्पणी करने के आरोप में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रजवासियों को बहुत ही आहट पहुंची है। इस आहट से ब्रजवासियों ने कल होली गेट के हृदय स्थल पर प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन किया और तमाम जूते चप्पल मारकर पुतले को उनके खिलाफ नारेबाजी की और पुतले को भी आग लगाई। तमाम ब्रजवासी और साधु संतों का कहना है कि श्री राधा रानी के ऊपर इस तरह की प्रदीप मिश्रा द्वारा टिप्पणी करना गलत है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रदीप मिश्रा द्वारा इस पर माफ़ी मांगी गई है, लेकिन ब्रजवासियों का कहना है कि ये माफ़ी से काम नहीं चलेगा। सनातन धर्म की श्री राधा रानी जी के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा का कहना है कि अगर प्रदीप मिश्रा के पास इतनी संपत्ति है
वो केंद्र सरकार यदि उनकी जांच करा ले तो सब सामने आ जाएगा। हजारों करोड़ रुपए की उनके पास संपत्ति कहां से आई है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। सिद्धार्थनगर में जेसीबी से बंधा काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। किसके कहने पर किया गया ये कारनामा, बता रहे हैं संवाददाता राकेश यादव। विकास खंड के नौखनिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि बांध को जेसीबी से काटा जा रहा है। हर साल बाढ़ आती है, बांध बनाया जाता है कि बाढ़ से लोगों को बचाया जाए, लेकिन इस तरह का मामला संज्ञान में आया है कि जो है जेसीबी लगाकर बांध को काटा जा रहा है। बारिश का सीजन भी शुरू होने वाला है, जिसमें बाढ़ इतनी तेजी से आती है इस जिले में, जबकि घर का घर बर्बाद हो जाता है। अब मौके पर ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया है। इस वीडियो को संज्ञान में लेकर मौके पर एसडीएम ललित कुमार पहुंचते हैं और जांच करके जेसीबी को बंद करवा देते हैं, काम रुकवा देते हैं। अब देखने की बात यह है कि बारिश शुरू होने वाली है, जबकि बाढ़ से लोग परेशान हो जाते हैं। बाढ़ से कई घरें बर्बाद हो जाती है, नदी में डूब जाती है। जिस तरह से अब बांध बनाया जाता है लोगों को बचाने के लिए, अब जिस तरह से जेसीबी लगाकर बांध को काटा गया है, अब देखने की बात यह है कि उस पर कार्रवाई कब होती है। लेकिन ग्रामीणों ने ही वीडियो बनाकर वायरल किया और मौके पर प्रशासन पहुंचती है और उचित कार्रवाई करती है। अब देखने की बात यह है कि जब जेसीबी लगा के बाढ़ से खनाई की गई, बाढ़ बचाने के लिए जो बाढ़ की खनाई की गई, कटार काट दिया गया वहां पे, अब देखने की बात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वन। झांसी में गैंगस्टर विकास दुबे जैसी घटना एक बार फिर से दोहराई गई है, जहां पर रिटायर्ड दरोगा के सिपाही बेटे ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। क्या है खबर पर पूरी जानकारी, बता रहे हैं संवाददाता अतुल वर्मा। जिससे पूरा देश भली भांति परिचित है। 2 जुलाई 2020 की वो काली रात जब कानपुर के बिकरू में विकास दुबे और उसके साथ उपस्थित कुछ बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर आधा दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद विकास दुबे का झांसी बॉर्डर पर ही एनकाउंटर हुआ। ऐसी ही एक घटना कल रात झांसी में घटित होते होते बची। नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजरंग चौकी क्षेत्र में एक 2 भाइयों के बीच का विवाद था, जो जमीनी विवाद काफी समय से चल रहा था। कल रात पुनः दोनों भाइयों में विवाद हुआ। किसी जागरूक नागरिक ने 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही पीआरवी मौके पर पहुंची। जब दोनों भाइयों ने देखा कि पुलिस उनकी ओर बढ़ रही है, तो दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों की सजगता सतर्कता से कोई जनहानि नहीं हुई। जैसे ही पुलिस ने आड़ ली, दोनों भाई पीआरवी के पास पहुंचे और गाड़ी में आग लगा दी। इसकी सूचना डायल 112 के कर्मियों ने अपने क्षेत्र के थाने और वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस के साथ कई थानों का फोर्स और स्वाट टीम मौके पर पहुंच गई। खास बात यह है, जो 2 भाई हैं उसमें एक का नाम योगेंद्र, एक सुरेंद्र। जो योगेंद्र हैं वो महोबा में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत हैं। योगेंद्र मौके पर रुक गया और सुरेंद्र वहां से पीछे घर के पीछे की ओर बने जंगल की ओर भाग गया। पुलिस टीम ने उसका घेराव किया। पुलिस टीम पर जैसे ही सुरेंद्र ने फायरिंग की, झांसी पुलिस ने भी अपना मोर्चा लिया, जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में सुरेंद्र के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया और उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है ये बहुत संगीन मामला है। सरकारी संपत्ति है, जो सरकारी गाड़ियां होती हैं, इनमें आग लगाना है कि ये बहुत जघन्य अपराध है, और उसमें अगर कोई पुलिसकर्मी ही शामिल हो तो ये बहुत बड़ा मामला माना जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहना है इस मामले में झांसी पुलिस द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। कोरबा जिले के कोयला खदानों के भू विस्थापितों ने मिलकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। क्यों हुआ ये प्रदर्शन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल केतवई। जिले में कोयला खदानों का जिस तरह से विस्तार होता जा रहा है, कोयला खदान के विस्तार के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको लेकर के भू विस्थापितों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के धरना प्रदर्शन, चक्का जाम जैसी स्थितियां आ रही थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ जिससे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। करीब 12 गांव के ग्रामीणों ने मिलकर कोरबा कलेक्ट्रेट को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। निकलना, लोगों का आना जाना बंद कर दिया। आनन फानन में जिला प्रशासन ने
पुलिस बल को बुलाया और भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ नियंत्रण नहीं हुई और चक्का जाम कलेक्ट्रेट के पास बना रहा। आखिर अधिकारियों ने आकर समझाया बुझाया, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को कतई तैयार नहीं थे। उनका कहना यह था कि भूविस्थापितों की समस्या को तुरंत हल किया जाए। बरसों से पड़ी जो भूविस्थापितों की जमीनों को लेकर, नौकरी को लेकर और मुआवजे को लेकर के जो समस्या बनी है उसका तुरंत निदान किया जाए। लेकिन कोरबा जिला के खरमोरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 6 लोगों ने मिलकर एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल कितवे। कोरबा जिले में हैवानियत का, दरिंदगी का, वासना का ऐसा गंदा खेल सामने आया है जिसको लेकर इस घटना को लेकर पूरे कोरबा वासी जो हैं वो सख्ते में हैं। दरअसल मामला ये था कि खरमोरा में अटल आवास में एक महिला निवास करती थी, जिसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। उस महिला को अकेले देखते हुए मोहल्ले के जो आवारा तत्व थे वो 6 युवक उसके घर में प्रवेश कर गए और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और रात भर उस महिला की असमत तार तार करते रहे। उस महिला के साथ महिला को लूटते रहे, खसोटते रहे। ले दे करके खून से लथपथ ये महिला किसी तरह से वहां पे थाने में पहुंची और इस मामले की शिकायत दर्ज की। पुलिस वाले तुरंत हरकत में आए, तब जाकर उन 6 दरिंदे युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला ये बलौदाबाजार हिंसा मामले में बीजेपी ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। 10 जून को एक ऐसी घटना घटी थी जिससे पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश ही शर्माशर्म हुआ था, जहां पर सत्तारूढ़ समाजवादी भीम सेना के द्वारा कलेक्ट्रेट भवन एसपी कार्यालय में आग लगा दी थी। यह मुद्दा इतना गरमाया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इसे राजनीतिक मुद्दा लेने लगे। आज बलौदाबाजार में भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष और अभी प्रतिपक्ष में चरणदास महंत और प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज आए और कलेक्ट्रेट भवन का जब निरीक्षण किया, जब देखा तो उन्होंने बहुत इनको आश्चर्य लगा कि दुख हुआ और इन्होंने देखा कि इतिहास में पहली बार किसी कलेक्ट्रेट में किसी आंदोलन कर आग लगाई गई थी। जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि बाहरी लोग आए थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। चरणदास महंत जी ने पत्रकारों चर्चा में कहा कि कलेक्ट्रेट का भवन, एसपी का भवन सीधा मुख्यमंत्री का ऑफिस कहलाता है वो, इससे जो कि ये घटना बहुत ही दुखदायी और निंदनीय होती है। वहीं आज इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की राजनीति और रणनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में स्पष्ट इस घटना की 7 समिति कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।